हेलो विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद पिंटू भैया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज 2 फरवरी से साइंस के विद्यार्थियों का मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमारे तरफ से जितने भी 12th क्लास के विद्यार्थी एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, हमारे तरफ से उन लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएँ कि वह एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाएँ। और मैट्रिक के सारे बच्चों के लिए जो कि आप लोग 15 तारीख से एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज लेकर के आए हैं। आज हम अपने चैनल के माध्यम से रियल नंबर्स अर्थात वास्तविक संख्या के बारे में कुछ MCQ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसके टोटल संख्या होगी, कुल प्रश्न आप लोगों का होगा 40। और जहाँ तक मुझे विश्वास है कि आप लोगों को जो 15 तारीख से एग्ज़ाम होने वाली है उसमें बहुत ही मदद मिलेगा और हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहला नंबर, कोई भी बच्चा अगर ये यूट्यूब चैनल को देख रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ताकि फ्यूचर में कोई भी अगर इम्पोर्टेंस चीज़ हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलते हम अपने टॉपिक की ओर कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक रियल नंबर्स के क्वेश्चंस को बताने के लिए सबसे पहले आप लोगों को आज कुछ इसके बारे में जो फार्मूला है, जो लगभग इस ऑब्जेक्टिव को जो हम सॉल्व करेंगे उसमें कहीं ना कहीं उसका यूज है, तो उसके बारे में हम लोग चलते हैं। सबसे पहला नंबर 10वां क्लास के जो पहला प्रमेय है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है जो दूसरे इसकी सहायता से दूसरे कथन को हम लोग क्या करते हैं, साबित करते हैं। तो यूक्लिड नामक व्यक्ति जो एक गणितज्ञ थे, उन्होंने विभाजन से संबंधित एक क्या दिया, प्रमेयिका दिया, जिसके माध्यम से हम लोग दूसरे कथन को क्या करते हैं, साबित करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि 2 धनात्मक संख्या A और B दिया गया और A बड़ा हो किससे, B से, तो इस नियम के अनुसार A बराबर BQ प्लस क्या होता है, R। अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा परंतु B से छोटा है, जहाँ A क्या है, भाज्य है, B क्या है, भाजक है, Q क्या है, भागफल, और R क्या है, शेषफल। अगला जो इसमें आप लोगों का यूज होगा, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय में क्या है कि यदि कोई एक भाज्य है, जैसे कहने का मतलब 12 है, तो इसका जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो वह अद्वितीय होती है, भले उसका क्रम कुछ भी कोई लिखे। जैसे 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, अर्थात ये एक क्या है, भाज्य है, और बिना क्रम के, माने ये कोई 3 गुणे 2 गुणे 2 लिखे या 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखे, तो ये 12 का अभाज्य गुणनखंड जब भी होगा तो ये पूरे विश्व में अद्वितीय, यूनिक है, अर्थात अद्वितीय होता है।
तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय जो कि दूसरा प्रमेय 1.2, इसके अंतर्गत यही बताया गया है कि दुनिया के किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड करोगे तो वह क्या होती है, अद्वितीय होती है। अगला इसमें आप लोगों को मिलेगा, यदि आपको ए तथा बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक हो तो a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, और इससे अब 4 फार्मूला निकलता है, जहाँ a क्या है, पहली संख्या है, और b क्या है, दूसरी संख्या, और एलसीएम इस दोनों संख्याओं का लसा और एचसीएफ इस दोनों संख्याओं का मसा, अर्थात दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल उस दोनों संख्या के लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होती है। अर्थात अगर कोई मान लीजिए लसा और मसा दिया गया है और एक उस दोनों में से कोई एक संख्या दिया गया है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए लसा गुणे मसा बट्टा में जो दी हुई संख्या से डिवाइड कर देंगे। या दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, अगर लसा दिया गया, मसा निकालना है, तो दोनों संख्या के गुणनफल में से लसा को क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो ये आप लोगों का एक फार्मूला होगा जो कि आने वाले जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन होंगे उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके बाद आप लोगों को दशमलव के बारे में भी आप जानते होंगे। दशमलव मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला शांत दशमलव टर्मिनेटिंग, और दूसरा है अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग। शांत दशमलव का मतलब जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। जैसे 1.5, तो दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक है। 1.2, 3, 5, इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है, निश्चित है, अर्थात 3 है। तो जब किसी भी संख्या के दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित हो तो वह शांत दशमलव होती है। और अशांत दशमलव यानी कि जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो, अनिश्चित हो, तो वह सभी संख्याएं उसका दशमलव निरूपण क्या कहलाती है, अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक अशांत आवर्ती माने रिपीटिंग, और दूसरा अनावर्ती। अब आवर्ती का मतलब क्या हुआ, जो दशमलव के बाद अंकों का दोहराव ये अनंत तक जाती हो और उसका दोहराव जो है निश्चित क्रम में हो। जैसे 3 के बाद 3 3 आ रहा है, या इसी को अगर कहा जाए 1.357 357 ... ये सभी दशमलव है अशांत है, क्योंकि अनंत तक है। दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या है, अनिश्चित है, और लेकिन इसका दोहराव का एक क्रम जो है एक निश्चित सीक्वेंस में है, निश्चित क्रम में है, इसीलिए अशांत ये क्या है, आवर्ती है। और अशांत अनावर्ती का मतलब, अशांत मतलब दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो, अनिश्चित हो, लेकिन इसमें अंकों का दोहराव जो हो एक निश्चित क्रम में न हो। किस संख्या के बाद कौन सी संख्या आएगी इसका कोई निश्चित क्रम नहीं है। जैसे 5 1 3 7 2 1 4 1 5 ... या 0.110 1100, यानी कि अनावश्यक रूप में क्या हो, इसकी अंकों की रिपीटेशन हो रही है। तो इस प्रकार के दशमलव निरूपण को हम लोग क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती कहते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ है कि सर ये संख्या जो है दशमलव के रूप में शांत, दुनिया के जितनी भी शांत दशमलव इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए कौन सी संख्या है, परिमेय।
और अशांत के रूप में आवर्ती दशमलव जो है इसको भी p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए ये भी संख्या कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। और अनावर्ती को हम लोग कभी भी p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब वास्तविक संख्या यानी दो प्रकार की, परिमेय और दूसरा अपरिमेय। परिमेय का मतलब जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p तथा q क्या होती है? पूर्णांक होती है और q नॉट इक्वल 0 होता है। और अपरिमेय वैसी वास्तविक संख्या है जो परिमेय न हो, वह क्या है? अपरिमेय है। तो दशमलव के रूप में शांत और अशांत आवर्ती दशमलव को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए वह क्या है? परिमेय है। और अशांत अनावर्ती दशमलव को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए वह क्या है? अपरिमेय है। ये था दशमलव के रूप में कोई अगर संख्या दी गई हो परिमेय और या अपरिमेय, तो उसके बारे में। अब आता है अगला, जैसे कुछ परिमेय और अपरिमेय के बीच संबंध। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि q एक परिमेय है तथा q डैश एक अपरिमेय है। परिमेय तथा अपरिमेय का संबंध है और ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई दो परिमेय संख्या हो और इसको आपस में जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए या भागा किया जाए, तो इसका रिजल्ट जो होगा वह हमेशा क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगी। जब दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए या भाग किया जाए, तो उसका जो रिजल्ट होगा वह हमेशा क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। दूसरा, एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग या अंतर, गुणा और भागा, ये हमेशा क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी कोई एक परिमेय संख्या दी गई हो या एक अपरिमेय, इस दोनों को आपस में कोई भी ऑपरेशन करोगे, कोई भी जोड़ घटाव गुणा भागा कुछ भी करोगे, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय। और तीसरा, अगर कोई दो अपरिमेय दिया गया हो और इसे पूछा जाए कि इसका दो अपरिमेय का योग या अंतर या गुणा या भागा, वह परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। अब अगला एक और टॉपिक आप लोगों को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या p बटा q के रूप में दिया गया है और ये पूछा जाए कि ये शांत है या अशांत आवर्ती दशमलव में होगी। तो इसके लिए एक रूल है कि जब कोई संख्या चूंकि p बटा q के रूप में कोई भी संख्या दी जाएगी तो उसका दो ही रिजल्ट होगा। उसका दशमलव प्रसार की तो शांत में होगा या अशांत के रूप में हमेशा क्या होगा? अशांत आवर्ती होती है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ये p बटा q अर्थात ये हो गया आपका अंश और ये हो गया आपका हर। तो हम लोग क्या करते हैं? हर का यानी q का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। और अभाज्य गुणनखंड यदि 2 के पावर n गुणा 5 के पावर m के रूप का हो तो वह हमेशा क्या होती है? शांत होती है। अदरवाइज इस फॉर्म के अलावा अगर किसी भी फॉर्म में हो, यानी इसके अलावा किसी भी रूप में हो, तो वह क्या होती है? अशांत आवर्ती होती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहे 3/8, यानी कि बिना लंबा विभाजन के, विदाउट लॉन्ग डिवीजन, आपको इसको बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अब 8 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 के पावर 3 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2
अब इसको हमको किस रूप में, इस फॉर्म में लिखना है, तो गुणे यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 के पावर 0। तो देखो इस 8 को 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में लिख दिया गया। अतः ये क्या है, इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वह क्या होगा, शांत होगा। इसी तरह से मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 7/15। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बिना भाग दिए हुए बता सकते हैं कि ये शांत है कि अशांत आवर्ती है। तो 7/15 है, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 5। अब देखिए इसमें देखिए 5 तो है, हम 2 नहीं भी था तो 2 के पावर 0 लिख लेते, लेकिन इस 2 और 5 के अलावा इसमें क्या है 3 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा वह अशांत आवर्ती होगा। अर्थात दुनिया, इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया के कोई भी दशमलव प्रसार जो शांत और अशांत आवर्ती में है उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अतः वह क्या है, परिमेय संख्या है। या कोई भी परिमेय संख्या जो p/q के रूप में है, जब उसको दशमलव के रूप में बदलेंगे तो वह 2 ही दशमलव के रूप में होगा, शांत होगी या अशांत आवर्ती होगी। अब इससे संबंधित हमको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जहाँ तक हमको लगता है कि प्रत्येक बच्चे के लिए जो बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम 15 तारीख को होने वाले हैं, उसमें सभी बच्चों के लिए बहुत ही मददगार होगा, ये बहुत ही सहायक होगा उनके लिए। तो हमारे समझ से हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन, हम लगातार आपको पूरे चैप्टर का एनसीईआरटी का जितना भी लगभग टॉपिक है जो बिहार बोर्ड में है, उस सारे टॉपिक को हमको लगता है कि 15 तारीख से पहले सारे ऑब्जेक्टिव को हम करा देंगे। और हमको उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आपके आने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इससे बाहर नहीं होगा। चलते हम लोग आज का एक एक क्वेश्चन लेकर के। पहला क्वेश्चन जो कि आप लोगों को पहला नियम बताए थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, यानी a = bq + r, जिसमें r यानी कि शेष होता है, r का मान 0 या 0 से बड़ा, परंतु जिसे भाग देते हैं उससे क्या होता है, छोटा। तो कह रहा है 2 धन पूर्णांक a और b के लिए a = bq + r हो तो r का मान कितना होता है, तो r का मान 0 या 0 से बड़ा, तो 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा है। इस प्रकार आपके रूल के अनुसार, प्रमेय के अनुसार आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। दूसरा क्वेश्चन, धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। क्वेश्चन को हमेशा बार बार थोड़ा सा, अगर एक बार समझ में एग्जाम में ना है तो 2 बार 3 बार उसको करके पढ़िए। और बहुत आसान क्वेश्चन पूछी जाती है। बिहार बोर्ड का भी जो सिलेबस है, अगर आप थोड़ा सा भी कंसंट्रेट होकर के, एकाग्र होकर के अगर परीक्षा में, हड़बड़ाना नहीं है, तो हमको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत नहीं होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होते हैं, तो जैसा कि आप लोग को याद होगा कि सम संख्या का व्यापक या मानक रूप क्या होता है, 2n, जहाँ n एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, n एक धनात्मक पूर्णांक है। और इसी की जगह यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिया गया है, 2q, और 2q जब लोगे तो इसका मतलब ये एक धनात्मक पूर्णांक हो गया। तो ये 2q क्या है, एक सम संख्या है। और आपको मालूम है कि सम संख्या में एक जोड़ोगे तब भी वह विषम प्राप्त होगा, सम संख्या में एक घटाओगे तब भी वह क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो यानी कि 2q, तो ये हो गया सम का रूप है, 3q ये सम भी होगी और विषम भी होगा। और ये पूछा क्या है हमको, विषम, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में। तो 3q, तो ये जब सम है और विषम है, तो अगर सम में एक घटाओगे तो विषम होगा, और जब ये विषम होगा तो ये क्या होगा, जिससे कि मान लो कि 3 गुणा धनात्मक पूर्णांक 1 रखोगे तो 3 हो गया, जो कि एक विषम है। अब विषम में 1 माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। इसी तरह से 3 गुणा अगर 2 करोगे तो ये 3 दूनी का क्या हो गया, 6, जो एक सम हो गया। और सम में से 1 घटाओगे तो ये विषम होगा। तो ये 3q - 1 जो है सम भी देगी और क्या देगी, विषम भी देगी। ये जो है सम और विषम देगी। 2q हमेशा क्या होगा, सम होगा। और 2q जो एक सम है, और सम +1, यानी कि सम संख्या +1 या -1 ऑलवेज क्या होती है, विषम होती है। तो शायद हमको लगता है कि अब आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा कि इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है।
अब अगला, दो धनात्मक पूर्णांक a और b का HCF सबसे बड़ा पूर्णांक d है, तो d द्वारा विभाजित होगा। कह रहा है कि फिर एक बार नहीं, 2 बार 3 बार क्वेश्चन आप पढ़िए। कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक a और b का HCF सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, d है, तो d द्वारा विभाजित होगा। तो आप लोग को HCF का परिभाषा मालूम होना चाहिए कि HCF क्या है। वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो उस दोनों संख्याओं के या 3 संख्याओं का जो HCF है वह सबको क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि b जो है एक महत्तम पूर्णांक है जो a को भी विभाजित करेगी और b को भी विभाजित करेगी, तब जाकर के d जो है a और b का क्या होता है, HCF। जैसे में मान लो कोई आदमी कहता है कि 4 और 6 का HCF, तो 4 और 6 का HCF कितना होगा, 2 होगा। तो 2 यानी कि इस दोनों में सबसे कॉमन बड़ी संख्या है, तो ये 2 जो है 4 को भी विभाजित करेगी और 6 को भी विभाजित करेगी, तभी ना वह HCF है। यानी HCF का मतलब वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो इस सभी संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो इस प्रकार से हमको लगता है कि अब किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है और इसका HCF सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, d है, तो d द्वारा विभाजित होगा, तो a भी विभाजित होगा और b भी विभाजित होगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दो धनात्मक पूर्णांक c और d, जैसे इसमें देखिए c और d दो धनात्मक पूर्णांक है जिसमें ये लिखा हुआ इंडिकेट किया है कि c क्या है, बड़ा है, किस से, d से, तो इसका HCF क्या होगा अगर शेष 0 है। अब देखिए इसका अर्थ हुआ कि c जो है, c बड़ा है किस से, d से, और d से जब c में भाग देंगे तो भागफल कुछ भी हो इसका शेष हमेशा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब जो है d जो है, d से c पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए इस प्रकार से आप लोगों का मसा जो होगा वह क्या हो जाएगा, d। अगर यही दिया होता कि d बड़ा है c से और उसका शेषफल 0 है, तो इसका मतलब d में c से भाग देने पर शेष 0 आ जा रहा है, इसका मतलब c से पूर्णतः वह विभाज्य है। ऐसे कहने का मतलब जिसे मान लीजिए आप लोगों को 4 और 2, ये 4 हो गया आपका c और ये हो गया 2, और 4 बड़ा है 2 से और इसमें भाग देने पर इसका शेष कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो इस दोनों का HCF निकालोगे तो कितना होगा, यानी कि 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, D, यानी कि ऑप्शन नंबर A, और आंसर आपका क्या होगा, D होगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि √18 का परिमेयकरण गुणांक है। ये आप लोगों को एग्जाम बोर्ड मॉडल में आपको 2021 में था ये क्वेश्चन। अब देखिए परिमेयकरण का मतलब क्या होता है। देखिए परिमेयकरण एक क्रिया है जो अपरिमेय को क्या बनाती है, परिमेय। तो जब भी परिमेयकरण के लिए पूछे तो यानी इसमें वह छोटी सी छोटी कौन सी वास्तविक संख्या है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूर्णतः क्या बन जाए, परिमेय। तो आप देखो √18 को अभाज्य गुणनखंड करो तो यानी 2 गुणे 3 गुणे 3, इसको क्या करोगे, हल करोगे तो 3 रूट क्या हो जाएगा, 2। तो ये तो 3 तो परिमेय हो ही गए। अब हमको √2 को क्या बनाना, परिमेय। तो अगर इस √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे क्या हो जाएगी 2, अर्थात इसके लिए परिमेयकरण के लिए इसमें गुणांक कौन होगा, यानी गुणा के रूप में किसको किया जाएगा, √2 को, अर्थात ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन 45 और 60 का मस अर्थात HCF। हमको लगता है कि ये तो बहुत आसान है। तो यानी कि 45 और 60 हम आपको बता रहे हैं, एक भाग विधि से आप लोग तो बनीबे करते हैं, हम लोग गुणनखंड विधि से कोशिश करेंगे कि LCM और HCF। यहाँ तो मान लीजिए HCF निकालना है मस, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा
तो 45 का भाज्य गुणनखंड कर लो रफ में, सॉरी 3 से 15, 3 से 5, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 3 के पावर 2 और 5, 60 का क्या हो जाएगा 2, 30, 2, 15, 3, 5, अर्थात 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे, अच्छा इस दोनों नंबर्स का HCF तो बड़ा आसान है। इस दोनों में देखोगे कि कॉमन कौन कौन सी संख्या है, तो आप देख रहे हैं कि कॉमन इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, दोनों में कॉमन 3 दिख रहा है, 5 भी कॉमन दिख रहा है। अब आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहला नंबर जो दोनों में कॉमन है उसको लिख लीजिए। कॉमन में देखना है कि मिनिमम पावर कितना है, तो इसका 2 है और इसका कितना है, तो HCF निकालने में क्या करते हैं मिनिमम पावर, और उसके बाद 5 और 5 का मिनिमम पावर दोनों में कितना मिला करके, दोनों में तो इक्वल है बट मिनिमम पावर लेके चलना है कितना, तो इसका भी 1 है और इसका भी 1। अब इस दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार इस दोनों नंबर का HCF कितना हो गया 15, यानी ऑप्शन हो गया डी। परंतु अगर यही पूछा होता कि सर इसका LCM कितना होगा, तो इसका LCM भी बहुत आसान है, जो कॉमन होगा HCF में उसका मिनिमम पावर और LCM में उसका क्या लेते हैं मैक्सिमम पावर, तो यानी 2 के पावर कितना ले लेंगे, सॉरी मैक्सिमम पावर कितना है 2, और 5 कॉमन है और इसका मैक्सिमम पावर भी 1 है। और उसके अलावा इस दोनों नंबर्स में जो जो कॉमन नहीं है सबको मल्टीप्लाई के रूप में हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 का 9, 2 दूनी का 4, 9 चौका 36, 36 पचे कितना हो जाएगा 180, अर्थात इसका LCM कितना हो जाएगा 180। आगे चलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसको परिकलित मतलब ज्ञात करने की तकनीक है, तकनीक मतलब विधि है। तो कह रहा है कि जैसा कि आप लोगों को क्लास में बताया भी गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विभाज्यता से संबंधित है और इसके माध्यम से हम लोग HCF फाइंड करते हैं। तो देखिए कि इसमें HCF क्या है, यानी मस, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों के मस ज्ञात करने की एक क्या है तकनीक है, अर्थात विधि है। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं A और दूसरी संख्या कितनी है, 2 संख्या में से एक संख्या A है और दूसरी संख्या कितना दिया है 18। A और 18 का LCM जो दिया हुआ है वह क्या है 36 है और उसका HCF कितना दिया हुआ है 2। तो कह रहा है कि A कितना होगा। तो आप लोगों को याद होगा कि हम आप लोगों को बताए थे एक रूल, यहाँ पर A और B 2 धनात्मक पूर्णांक हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल उस दोनों संख्या के लसा और मसा के गुणनफल के क्या होती है बराबर होती है। तो हम लोग उसी फार्मूला का यूज़ करेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि आप लोग जानते हैं कि A गुणा B बराबर LCM गुणा HCF। तो आपको क्या दिया हुआ है A और B का मान कितना दिया हुआ है 18, LCM कितना दिया हुआ है 36 और गुणा है HCF कितना दिया हुआ है 2। तो यानी कि 18 दूनी का 36, A बराबर कितना हो गया 2 दूनी का 4। इस प्रकार से आपका A का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा C। कोई दिक्कत है? आगे कह रहा कि 5, 15, 20 के लस और मस का अनुपात। जब भी अनुपात हो ना तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि लस पहले किसका पूछा है, तो पहले आपका लस है और बाद में उसका क्या है मस। तो आप ही बताइए 5, 15 और 20 का LCM जो होगा वह कितना होगा।
फिर उसके बाद HCF किसका, 5 का, 15 का और 20 का। तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मस्ट है। आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस से उतना ही जल्दी क्वेश्चन भी बनाओगे, साथ ही साथ आप लोगों का कैलकुलेशन भी फास्ट होगा। अगर आपको ये आता भी है लेकिन थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बड़ा आसानी से बना लोगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि LCM क्या होती है, इस दी हुई संख्याओं में जो सबसे बड़ी होती है उसके बराबर या उससे हमेशा क्या होगा, बड़ा। और HCF क्या होती है, उस दी हुई संख्याओं में जो सबसे छोटी है उसके बराबर या उससे हमेशा क्या होगा, छोटा। तो आप देख लो कि क्या ये 20 जो है, इस 20 या 20 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो क्या 20 से ये सभी संख्या विभाजित हो रही है, तो 5 से तो हो रहा है लेकिन 15 से नहीं हो रहा है, इसका मतलब 20 नहीं होगा, 20 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब इसके बाद आप अगर रफ करके निकाल लेना तो 5, 15 और 20 का LCM जो हो जाएगा वह कितना होगा, 60 होगा। निकाल के देख लो। यानी कि इससे छोटा अगर मान लीजिए कि 20 दूनी का 40, तो 40 ये भी नहीं करे, 20 है 60। तो यानी कि जब इस तीनों का पहाड़ा लिखोगे तो 60 सब में क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो यानी कि 60 हो गया। और इसका क्या होगा, ये तो 5 से सभी विभाजित हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, 5। अब आप गौर से देखिए कि LCM और HCF का, तो इस दोनों का आपको क्या निकालना है, इस दोनों का रेशियो निकालना है, LCM और HCF का। तो रेशियो जो होता है हमेशा स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखी जाती है। तो यानी कि 12×5 = 60, 5 × 5 यानी 12:1। इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो गया डी। अगला ये क्वेश्चन H नहीं है, ये N है। कह रहा है कि 4 के पावर N, ये आपके NCERT का उदाहरण है। 4 के पावर N के 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावे कौन अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होना चाहिए। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि दुनिया की कोई भी संख्या का समाप्ति माने अंत 0 पर तभी हो सकता है जब उसके आधार के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो। 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो, लेकिन वह उसमें 2 है तो 5 होना चाहिए, 5 है तो कम से कम 1 2 होना चाहिए, तब उसकी समाप्ति किस पर होगी, 0 पर होगी। तो यानी 4 के पावर N, तो 4 के पावर N में इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणे क्या लिखेंगे, ये क्या है, 2 के पावर N गुणे 2 के पावर N। तो इसमें 2 तो है बट 5 नहीं है, तो इसके गुणनफल के रूप में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5। इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन, अगर P और Q 2 अभाज्य संख्या है, कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब आप समझते हैं कि वैसी कोई भी प्राकृतिक संख्या जिसके मात्र 2 गुणनखंड हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यानी कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्या है तो √ P × Q क्या है। तो एक परिमेय संख्या पूछ रहा है कि एक परिमेय संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है, या परिमेय या अपरिमेय दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना लीजिए। मान लीजिए P = 2 ले लीजिए और Q = 3 ले लीजिए। तो इस दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 × 3। चूँकि यहाँ अब ये नहीं बोला कि दोनों समान, दोनों अलग अलग है, तो ये बताइए इसका भी वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, इसका भी √ कितना हो जाएगा, 6। तो ये परिमेय हो रहा है कि अपरिमेय हो रहा है। और भी 1-2 उदाहरण ले लो, 3 और 5 ले लो, तो इसका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 और 7 ले लो, चूँकि आप सोचो ना, इसका भी गुणनखंड नहीं हो सकता, इसका भी गुणनखंड नहीं हो सकता, अर्थात ये दोनों के दोनों क्या है, विदाउट गुणनखंड वाले। ये कि तो 5 से कटेगा नहीं तो 1 से, ये 7 से कटेगा नहीं तो इसमें कुछ कॉमन तो होगा नहीं, ताकि वो निकलेगा। तो ये हमेशा किस फॉर्म में होगी, अपरिमेय। तो जब कोई 2 संख्या अभाज्य संख्या हो तो इस दोनों के गुणनफल का वर्गमूल जो है हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल।
जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, और सबसे छोटी भाज्य कौन है, 4 है। इस दोनों का गुणनफल निकालना है तो कितना हो जाएगा, 8। इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, 2 क्रमिक सम संख्या का HCF, 2 लगातार सम संख्या का, 2 लगातार मतलब क्या, जैसे 2 4, 4 6, 10 12, इस 2 लगातार सम संख्या आप 2 को 3 को ऐसा जोड़ा लिख लीजिए और देखिए तो इसका HCF कितना होगा, 2 होगा। इसका भी HCF कितना होगा, 2 होगा। इसका भी HCF कितना होगा, 2। तो याद रखिएगा कि 2 लगातार सम संख्याओं का HCF हमेशा कितना होता है, 2। इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है। यानी आप क्या करोगे, 625 का अभाज्य गुणनखंड कर लो 5, 125, फिर 5 से 25, 5 से, तो यानी कि 5 के पावर की 625 को क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 1 2 3 4, यानी कि 4। तो इसका अधिकतम घात कितना हो गया, 4, अर्थात आपका ऑप्शन हो गया डी। अगला क्वेश्चन, कर 26 और 91 का HCF। तो देखो इसमें HCF का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस दोनों के फैक्टर में सबसे बड़ा कॉमन क्या है, तो यानी कि 13 और 13 से ये दोनों कट रहा है, 13 से बड़ा तो कोई नंबर से नहीं है जो दोनों को विभाजित करे। तो इसमें दोनों में सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या आएगा, 13 आएगा। इसलिए इस दोनों का HCF क्या हो जाएगा, 13, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात, जिसे इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था। तो 156 का क्या करोगे, गुणनखंड करोगे। देखो तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या है, माने इकाई स्थान पर क्या है, सम है, तो 2 से जाएगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी का 16। फिर इकाई स्थान पर क्या है, सम है, तो यानी कि 2 से जाएगा, 3 दूनी का 6, 9 दूनी का 18। अब ये 2 से कभी नहीं जाएगा क्योंकि इकाई स्थान पर विषम संख्या है। तो फिर ये क्या होगा, 3 या 9 12, यानी 12 जो है 3 के टेबल में है, पहाड़ा में है, तो यानी 3 से जाएगा। 3 से कितना, 3 1। अब ये खुद ही अभाज्य संख्या आ गया, तो अब नहीं जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि 2 का घात, तो यानी 156 को जब आप लिखोगे गुणनखंड के रूप में, तो 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे कितना, 13। तो आपको क्या पूछ रहा है, 2 का घात पूछ रहा है। तो 2 का घात कितना दिख रहा है, 2, अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, यानी कि इस पार्ट का 17वां क्वेश्चन, 7 11 13, और यहाँ गौर से देखिए प्लस 13 किस प्रकार की संख्या है। अगर ये सारा का सारा इंटू में होता है तो जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का रूप जो है गुणा के रूप में है तो वह हमेशा भाज्य होती है। परंतु भाज्य और अभाज्य का या 2 अभाज्यों का योग जो है भाज्य भी हो सकता है और अभाज्य भी हो सकता है। जैसे 2 + 3, ये क्या है, 5, जो एक अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। अभाज्य का योग क्या आ रहा है, हमेशा क्या अभाज्य भी आ रहा है। अब यहाँ देखिए 3 + 5, ये भी अभाज्य है, लेकिन इसका योग जो है भाज्य आ रहा है। तो ये योग के रूप में रहेगा तो भाज्य भी हो सकता है और अभाज्य भी हो सकता है। लेकिन अगर अभाज्य गुणा अभाज्य रहेगा तो इसका रिजल्ट जो होगा वह हमेशा क्या होगा, भाज्य होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस दी हुई संख्या को सबसे पहले हम लोग गुणनफल के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 7 गुणे 11 गुणे 13 + 13, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 13 कॉमन मिला, तो 13 कॉमन ले लेंगे। 7 गुणे 11 + 1, तो 13 गुणे 77 1 78। आप सोचिए जब इसको गुणा करेंगे तो 1 से तो कटेगा ही, और ये खुद जो संख्या है स्वयं से कटेगा ही, और एगो 13 से भी कटेगा, और एक किसी से कटे या नहीं कटे, ये 2 अंक से तो कटेगा। और आप जानते हैं कि जिस प्रकृत संख्या का 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो वह सभी की सभी संख्या क्या होती है, भाज्य होती है।
तो यानी कि इसके कितने गुणनखंड मिनिमम आएंगे? 4। तो अर्थात ये क्या है? ये संख्या किस प्रकार की संख्या है? तो भाज्य है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मसा कितना होगा? जैसा कि आप लोग क्लास में पढ़े होंगे और बताया भी गया है कि दो अभाज्य संख्याओं का लस उस दोनों का गुणनफल के बराबर और मस हमेशा कितनी होती है? 1 होता है। तो यानी कि ये दोनों के दोनों संख्या कौन सी संख्या है? अभाज्य है। और क्या पूछ रहा है? HCF। तो इसका HCF होगा कितना? हमेशा 1 होगा। और ऐसा भी बताया गया होगा कि सह अभाज्य संख्या सुने हैं कि दो प्राकृत संख्याओं का मसा अगर 1 हो तो वह सह अभाज्य होती है। उसमें लिखवाया गया कि दो लगातार प्राकृत संख्या सह अभाज्य होती है और दो अलग अलग अभाज्य संख्या हमेशा क्या होती है? सह अभाज्य होती है। अगला क्वेश्चन, a प्लस √b का परिमेयकरण गुणांक। तो कभी भी एक परिमेय और एक अपरिमेय हो तो अपरिमेय वाले संख्या के पहले के चिन्ह को बदल देंगे और उससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अर्थात a प्लस √b का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा? a माइनस √b, अर्थात आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, 3 के पावर 3 गुणे 2 गुणे 5, 3 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 2 गुणे 5 का मस। जैसा कि बहुत सारा पहले कुछ क्वेश्चन में बताए थे कि जब भी अगर किसी संख्याओं का फैक्टर दिया गया हो और HCF पूछ रहा है तो देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है? दोनों में 3 कॉमन है। 3 में दोनों में मिनिमम पावर कितना लिखेंगे? 2। HCF के लिए LCM होता तो मैक्सिमम पावर लिखते हैं। फिर दोनों में 2 कॉमन है और उसका मिनिमम पावर कितना है? 1। फिर दोनों में 5 कॉमन है और इसका मिनिमम पावर 1। अब इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 दूनी का 10 और 10 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90, अर्थात HCF कितना हो जाएगा? 90, ऑप्शन ए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है? वृत्ताकार पथ माने वृत्ताकार एक रास्ता है जिस पर 3 धावक माने दौड़ने वाले एक ही स्थान से, जैसे कहने का मतलब एक ये वृत्ताकार पथ है जिस पर 3 गो धावक एक ही स्थान से चलना क्या यानी दौड़ना क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटा लगता है। यानी कि इसमें 3 गो, मान लीजिए कि फर्स्ट धावक, सेकेंड धावक और थर्ड धावक, ये तीनों एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं और एक को मान लीजिए पहले वाले को 3 घंटा, दूसरे वाले को 4 घंटा और तीसरे वाले को 8 घंटा का समय लगता है। कितना? एक चक्कर लगाने में। तो तीनों को प्रारंभ बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो आप सोचिए कि कभी भी मिलेगा तो ये 8 घंटा के बाद ही ना मिलेगा, क्योंकि ये तो मान लो कि आ जाएगा लेकिन अभी तो रास्ते में रहेगा। तो ये तो जाहिर सी बात है कि वह न्यूनतम टाइम फाइंड करना, वह छोटा सा छोटा समय ज्ञात करना है जो तीनों पुनः इसी स्थान पर मिले। तो LCM का और HCF का परिभाषा आपको याद होगा। LCM क्या कहता है? वह छोटी सी छोटी संख्या। तो छोटी सी छोटी संख्या मतलब इसका छोटी से छोटी वैल्यू निकालना है। तो क्या करना है? 3, 8, 4 और 8 का क्या निकाल देंगे हम लोग? HCF निकाल देंगे। तो 3, 4 और 8 का LCM निकालेंगे तो 2, फिर 2 से द्वितीय 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी का 24, अर्थात सबसे छोटा वह टाइम कौन सा है? 24 घंटा। यानी कि ये तीनों आदमी एक स्थान से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करें तो इस टाइम में अगर पूरा करते हैं तो ये 24वां घंटा में पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे। फिर 24 घंटा अगर दौड़ना शुरू करेंगे तो 24 घंटा बाद पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे। इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य है? ये तो बहुत आसान है कि देखेंगे कि वह कौन सी संख्या इस चारों में है। तो 15 तो 1 से भी, 3 से भी, 5 से भी और 15 से, तो ये तो कभी हो नहीं सकता है। 23 1 से और खुद 23 से, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आगे देखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 24 दूनी 48, 2 12, 2 6, 2 3, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5, तो कहाँ है? 2 के पावर 5 गुणे 3, अर्थात आपका ऑप्शन हो गया सी। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है तो उनका मसा जो है 19 है, तो लस, तो आपको जानते हैं कि एलसीएम बराबर क्या होगा? ए गुणा बी बटा में एसी है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2166, और एसीएफ कितना दिया है? 19। 19 से डिवाइड कर दो, तो 19 से डिवाइड करोगे तो एकम 19, 2 बचेगा, फिर 19 से कम 19, और बचेगा कितना? 7, 19 चौके 76, यानी कि 114। अगला क्वेश्चन, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, यदि ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है तो लस, तो ये देखिए दो संख्याओं का ऑलरेडी गुणनखंड दिया हुआ है, तो जो दोनों में कॉमन मिल रहा है उसका मैक्सिमम पावर, तो दोनों में क्या मिल रहा है? 2, और 2 के पावर मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 4। फिर दोनों में 3 नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो इसको 3 को लिख देंगे। 5 मिल रहा है तो 5 का मिनिमम मैक्सिमम पावर 1, और उसके बाद 7 कॉमन नहीं है तो 7 को लिख देंगे। फिर क्या करेंगे? 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी का 16, 16 5 80, और गुणे 17 का 21, 8 दूनी का 16, 1680, अर्थात ऑप्शन हो गया आपका डी। अगला क्वेश्चन, 47 और 379 में भाग देने पर यदि शेष 3 बचे तो भागफल निम्नलिखित में से क्या होगा? तो ये तो बड़ा आसान है। कह रहा है कि 47 से 379 में भाग देने पर यदि शेष बचे 3 बचे तो भागफल क्या होगा? तो यानी कि 47 में भाग देंगे तो कितना बार में? डायरेक्ट अगर मान लो कि 8 बार में लेकर के चेक कर रहे हैं। 8 7 56, और 8 चौका 32, 32 और 5 37, अर्थात कितना हो जाएगा? ये शेष 3 हो गया। तो यानी 47 से 379 में अगर भाग देंगे तो 8 बार में कटेगा, और शेष कितना बच रहा है? 3, अर्थात ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, अगर P ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो P जो है A को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा, यानी कि विभाजित करेगा, यानी किसको? ये A को। ये प्रमेय है कि यदि ए स्क्वायर को विभाजित करेगी तो ये P जो है A को भी क्या करेगी? विभाजित करेगी। जैसे कहने का मतलब कोई 3 है जो अगर 9 मतलब 3 के स्क्वायर को क्या करेगी? विभाजित करेगी। तो यानी कि 3 जो है 3 के स्क्वायर को विभाजित करे तो 3 3 को विभाजित करेगी। अगर मान लो 5 है और 5 के पावर 3 को 5 के पावर 2 को क्या कर रही? विभाजित करेगी। तो जाहिर सी बात है 5 5 को विभाजित करेगी। 2 जो है अगर मान लीजिए कि 8 के पावर 2 तो 64 को विभाजित कर रही है, तो 2 जो है 8 को भी क्या करेगी? विभाजित करेगी। यानी कि अगर कहीं भी P एक अभाज्य संख्या है जो ए स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो P जो है A को भी विभाजित करेगी। इस प्रकार आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका एचसीएफ कितना है? 17,
तो उनका एलसीएम पूछ रहा है, यानी कि लसा कितना होगा, तो एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में एचसीएफ, अर्थात 17 पचे 85। तो इसी तरह से लग रहा है कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन के अनुसार डी। बट फिर भी आप कटा कर देख लीजिए, 17 एकम 17 एक 0, यानी कि 510। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अगर मान लीजिए वहाँ टाइम का मैनेज करना है, तो ये कब संभव है, जब आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे। अगला क्वेश्चन, पाई कौन सी संख्या है, ये तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पाई ये क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के फॉर्म होता है, जिसे P/Q के फॉर्म में राइट नहीं किया जा सकता, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग बताइए कि अपरिमेय पूछ रहा है, तो 2 एक परिमेय और पाई क्या है, एक अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय। हमको यहीं पर हो गया, अगर आगे सॉल्व भी कीजिएगा तो ये कट जाएगा, तो 3 क्या है, एक परिमेय है। इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि 4 और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2, अर्थात ये हो जाएगा 6, जो एक परिमेय है, ये कट जाएगा, अर्थात क्या हो गया 0। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या होगा, सही ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो आपको ये जो पहला आप थोड़ा सा वीडियो को शुरू में ठीक से देख लीजिएगा। हमने बताया था कि 2 परिमेय का योग या गुणा या भाग या घटाव हमेशा क्या होती है, परिमेय। एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ घटाव गुणा भाग हमेशा क्या होता है, एक अपरिमेय होती है। तो 36 और 64 का वर्गमूल 6 और इसका क्या हो जाएगा 8, जो एक परिमेय है। √3 क्या है, अपरिमेय। आगे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगला ऑप्शन, 3 माइनस √3, एक परिमेय और एक अपरिमेय का अंतर रूल के अनुसार हमेशा क्या होती है, अपरिमेय, अर्थात आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n क्या होगी, परिमेय भी होगा अपरिमेय। जैसे में मान लो 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अर्थात √2, तो ये हो गया परिमेय और ये क्या हो गया अपरिमेय। तो यानी कि किसी प्राकृत संख्या को रूट के अंदर लिखोगे तो वह परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी। तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट, हमें प्राकृत संख्या हमेशा अपरिमेय, हमेशा परिमेय, कभी प्राकृत संख्या एवं कभी परिमेय। तो ये ठीक है, तो जब भी ये होगा तो परिमेय के रूप में होगा तो क्या आएगा, हमेशा प्राकृत आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन अर्थात 35 नंबर क्वेश्चन इस पार्ट का, इनमें कौन सी अपरिमेय है दशमलव के रूप में। तो देखिए कि दशमलव के रूप में कौन सा अशांत अनावर्ती है, तो ये तो शांत है, ये अशांत आवर्ती है, ये देखिए इसमें छूट गया, मिस्टेक है, ये डॉट डॉट होना चाहिए। अगर ये डॉट डॉट नहीं होता तो ये भी क्या है, शांत है। और ये अगर ऐसे मान लो कि एग्जाम में अगर मिल जाए, अगर यह डॉट डॉट नहीं रहता तो हम लोग क्या मारते हैं, नन ऑफ दिस। लेकिन इस ऑप्शन में डॉट डॉट रहेगा, इसका मतलब अशांत अनावर्ती के रूप में इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है वैल्यू। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है सी। अगर ये डॉट डॉट नहीं हो तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि डी। अगला, निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तो आपको याद होगा कि सबसे पहले दी हुई परिमेय संख्या को हमने कहा था कि सबसे छोटा फॉर्म में ले लीजिए। तो ये तो है, इसका गुणनखंड करोगे तो 3 गुणे क्या हो रहा है 5, अर्थात ये क्या है, अशांत है। तो यहाँ इसमें देखो तो ये कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका जब गुणनखंड करोगे तो 2 80 और फिर 2 40, 2 गुणे 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 80, अच्छा 160 का गुणनखंड कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड। 2 80, 40, 20, 10, 2 5। आप गौर से देखिए तो ये केवल किस फॉर्म में है, 2 गुणे 2। तो इसको जब लिखेंगे तो 11 गुणे 2 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 1। तो ये किस फॉर्म में है, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। इस प्रकार से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। फिर सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे, इसको पहले कटाओगे, यानी 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15, 5 दूनी का 10, 0, 320 का गुणनखंड करके देख लो। 320 का जब गुणनखंड करोगे तो 2, 16 दूनी का 32, 160, 2, 80, 2, 40, 2, 20, 2, 10, 2, कितना हो रहा है 5, अर्थात ये 2 के पावर 6 के रूप में गुणे 5, तो यानी जब इसको लिखेंगे तो 2/2 के पावर 6 गुणे 5, यानी 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। बाकी को आप चेक कर लीजिएगा, वह सभी के सभी क्या होंगे, अशांत है, आवर्ती के रूप में होंगे। अगला 38, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो ये तो परिमेय और अपरिमेय, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये √8 भी क्या है, अपरिमेय, और ये कैंसिल हो जाएगा 6, अर्थात आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 11, जो कि एक परिमेय है। 196 का वर्गमूल हो जाएगा 14, जो कि एक क्या है, परिमेय है। और 27 का वर्गमूल हो जाएगा 3√3, जो कि एक क्या है, अपरिमेय है, अर्थात ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी। और इस पार्ट का यानी कि रियल नंबर्स का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय मतलब ये तो भाई अपरिमेय है, तो परिमेय नहीं है। ये √2 कैंसिल, ये क्या हो गया, परिमेय, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा बी। इस प्रकार से आप लोगों के जो होने वाले 15 तारीख को एग्ज़ाम होने वाले, 15 से शुरू होने वाले हैं, उसके लिए हमने मैंने टॉपिक वाइज रियल नंबर का आज हमने 40 क्वेश्चन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।